किसी का भी जवाब वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया। अच्छा। कलकत्ता में लगभग बहुत सारे प्रॉपर्टी का मैंने हाँ मैं जो देख रहा हूँ बहुत सारे कलकत्ता, हाँ जायदाद, ठीक है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो मस्जिद, ठीक है, और एक दिखाया जा रहा है, एक 39 है, हाँ। जिसमें कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है और एक बाजार में। और मैं फिर कहना चाहता हूँ गनी साहब को कि वो जज रह चुके हैं, जज के कुर्सी पर रह चुके हैं, इंसाफ देना उनका काम है। लेकिन गनी साहब आपको भी खुदा के पास जाना है। मेरे ये 2 सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपने मुद्दे से हट जाऊंगा, इस मुद्दे से कि ये कब्रिस्तान होगा। और लोग मुझे लालच दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकर बात कर लीजिए। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं जब चाहूँ इसको पब्लिकली ला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि शमीम भाई, मेरे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा शमीम भाई, उनके ये जुमले थे, मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूँ, माँ कसम यार कलीम ग्रुप तो पागल हो गया होगा। मैंने कहा कि मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया? हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों को सही अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम जहां आए हुए हैं, हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब। उनसे परिचय कराते हैं आपका, लेकिन एक बहुत बड़े मुद्दे का वो खुलासा करने जा रहे हैं। वो हमसे उस सिलसिले में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपने वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है सर, कौन सा मुद्दा एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के हैसियत से आप उठाना चाह रहे हैं अभी? सबसे बड़ा और सबसे जो अक़लियतों का जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उस मुद्दे से अक़लियतों का भला हो सकता है जो उसके मुस्तहक है, जो उसके ज़रूरतमंद है, वो है वक़्फ़ की जायदाद। वक़्फ़ की जायदाद जब लोग वक़्फ़ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जो उसका रॉयल्टी आएगा, हाँ जी हाँ, उससे जो पैसा आएगा वो ज़रूरतमंदों में वो पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है और मुझे उस जगह पर पहुंचाया है कि मैं कुछ, मेरे पास अगर प्रॉपर्टी की शक्ल में कुछ है जिससे आने वाले वक्त में किसी को कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है, तो मैं उसको वक्फ़ुल अल्लाह यानी अल्लाह के वास्ते कर दिया, या फिर वक्फ़ुल औलाद, जो औलाद मेरे मुतवल्ली हो सकते हैं, उसमें डीड होता है लेकिन वो बेच नहीं सकते, बिल्कुल, वो लीज पे दे सकते हैं। उससे जो उनको रॉयल्टी मिलेगी, उसमें चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम बाड़ा हो, उसके डेवलप का काम। शमीम साहब, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूं आपको इस सिलसिले में। ज़रा एक चीज़ भी आपको बता दें कि आपके पूरे भारतवर्ष में लगभग 4.9 लाख आपका ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, जिससे सालाना 132 करोड़ की आमदनी आती है। लेकिन सच्चार कमेटी बोल के एक कमेटी तैयार हुई थी, जिसने मनमोहन सिंह के समय में उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था वक्फ काउंसिल करने का, क्योंकि उन्होंने कहा था ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर सही से इस्तेमाल होती हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 13,000 करोड़ रुपए का सालाना आमदनी हो सकती है। अब आप सब बोलिए, आप जो मुद्दा बोल रहे थे। देखिए, मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि पिछली साल 21 जनवरी को आपने मेरे से एक इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि देखिए, हम जब मुझे कांग्रेस ने माइनॉरिटी सेल का डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है, तो मेरा ये पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि जो अक़लियतों का हक है वो हक उन तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, और हमारे यहाँ जो करप्शन है और जो ऑफिस के लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, न जाने वो अपने आप को क्या सोचते हैं। कहीं ये आप राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए तो बोल नहीं रहे? जी नहीं, मैं आज चेयरमैन हूँ, कल नहीं रहूँगा, ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म काम आगे करने के लिए फ्यूचर में कांग्रेस ने एक मौका दिया है। मैं इसको पकड़कर, चाहे चेयरमैन रहूं ना रहूं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक अक़लियत सुबह से आता हूं, मेरा काम ये है, अगर अल्लाह ने मुझे बोलने की ताकत दी है, अगर आवाज़ उठाने की ताकत दी है, तो मैं उस आवाज़ को उठाऊंगा जब तक मैं ज़िंदा रहूंगा। अब कहने का मतलब है कि
आज मैं चेयरमैन की हैसियत से उठा रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मैं अपने हक मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। सर आप समीम साहब एक बात बताइएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा कुछ है आपके पास? देखिए मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन है? पूरे हिंदुस्तान की वक़्फ़ की तो बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैं अभी पूरे बंगाल की भी बात नहीं कर सकता। आपको एक एक पार्ट लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी आप 10 जगह जाएंगे तो उलझ कर रह जाएंगे। देखिए मैं पिछले साल से ये सारे ये RTI है, ठीक है, किसी का भी जवाब वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया। अच्छा। कलकत्ता में लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टी का मैंने मैं जो देख रहा हूँ बहुत सारे जायदाद मैंने किया है, लेकिन करप्शन इस इंतहा तक पहुंच चुकी है वक्फ बोर्ड की। और ऐसे ऐसे माफिया लोग वहां बैठे हुए हैं कि सिर्फ पता नहीं ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे, किसकी मिली भगत से पहुंचे हैं। किसी एक का भी हमारे पास में कोई जवाब नहीं आया। सर ये कितने दिन हो गए आपने RTI किया? कम से कम लगभग 10 महीनों से ऊपर हो चुका है। कोई भी उत्तर नहीं आया? कोई भी उत्तर नहीं आया है। मैं अभी कोर्ट की तरफ जाने वाला था इन सब मामलों को लेकर, RTI को लेकर, लेकिन ये कोविड वगैरह का माहौल चल रहा है, उसके लिए थोड़ा उसकी वजह कर काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन देखिए अल्लाह की ये मदद होती है, जब आप किसी नेक काम को करने जाएंगे तो अल्लाह आपकी मदद करता है और नेक लोग आपके साथ में आ जाएंगे। मेरे पास अचानक मैं लगा हुआ था, लोग जान रहे थे कि मैं वक़्फ़ के ऊपर में काम कर रहा हूँ। अचानक 3-4 दिन पहले हमारे पास, ये देखिए मैं सिर्फ अभी एक प्रॉपर्टी का खुलासा कर रहा हूँ, हमारे पास 17 प्रॉपर्टी जायदाद ऐसे हैं जिन पर मैंने RTI किया है और मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं बहुत जल्द, हमारे जो वकील लोग हैं, हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जरा खुलासा कीजिए। साथ कर रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए बात या कमजोर बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं आप पर बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए खुलासा कीजिएगा, ये क्या कर रहा हूँ, मुद्दा क्या है? ये एक जायदाद है वक्फ की, ठीक है, उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीद लिया, मतलब किसी ने खरीदा, उसके साथ में उसने वो जॉइंट वेंचर किया। लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकता। बेच नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया है कि वो पूरे पेपर को इन्होंने गायब कर दिया। अच्छा। ठीक है, जिसका मैं हवाला दे रहा था कि मैं बार बार RTI कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप वक़्फ़ में जाकर अगर 39 दरगाह रोड के बारे में जिक्र करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके माथे पर सिकन और पसीना आना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह से जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इस तरह से वो उन लोगों का हरकत हो जाता है। तो ये है 39 दरगाह रोड। ये 1940 और 41 जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ थे, तब ये असेसमेंट बुक है। अच्छा। ये कोई शमीम अख्तर का बनाया हुआ नहीं है, या किसी प्राइवेट ऑफिस से निकाला हुआ ये दस्तावेज नहीं है। अच्छा। ये कॉर्पोरेशन का ये 1940 और 41 का असेसमेंट बुक है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये 2 प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, एक है 39/1, ठीक है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो मस्जिद, ठीक है, और एक दिखाया जा रहा है, एक 39 है, 39 है, जिसमें कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है और एक मज़ार दिखाया जा रहा है। कब्रिस्तान वो होता है जहाँ इज्तिमाई तौर पर लोगों को दफनाया जाता है। मज़ार वो होता है जो पीर किसी वली का होता है और एक ही जगह पर होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और कब्रिस्तान में हर 3 साल 5 साल भर उसमें मुर्दे को फिर डाला जाता है, जैसी ज़मीन रहती है उस हिसाब का। इन लोगों ने ये 2 नंबरी क्या किया, सोचिए 1940 के बाद से कब से हुआ, इसका जवाब तो वो लोग दे नहीं रहे हैं। 1940 के बाद से ही मैं पकड़ूंगा कि इन लोगों ने ज़्यादातर 1999 के बाद के कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं, 1999 के बाद से ये डॉक्यूमेंट आए। इन लोगों ने 2 ज़मीन को एक कर दिया। सर ये ज़मीनों को कब उन्होंने एक किया है? उसका हमारे पास कोई अभी तक मैंने बार बार कहा कि जब मैं RTI मार रहा हूँ कोई नहीं, किसी भी तरह का कोई जवाब मेरे पास में नहीं आ रहा। अच्छा। तो मैंने हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रहा था कि हाई कोर्ट सिस्टम से अगर जब चलना शुरू हो जाएगा तो मैं रीड करूँगा वहाँ। लेकिन जब ये पेपर मेरे पास 3 दिन 4 दिन आने के बाद से
तो इन्होंने 2 जमीन, जैसा इसमें लिखा हुआ है, 2 जमीन को इन्होंने एक किया, जिसका पूरा प्लॉट नंबर हो गया 39 दरगाह रोड, ठीक है। और मज़ार के हिस्से को इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया वहाँ पर। आप एक बार चले जाएंगे, जाकर देख लेंगे। और मज़ार अभी भी है दिखाने के लिए, और कब्रिस्तान जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें एक कलीम ग्रुप है कलकत्ते में, वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। उसका ऑलरेडी प्लान भी मिल चुका है। अच्छा, ये प्लान मिलने के बाद, जब प्लान नहीं भी मिला था, जब मुझे खबर लगी थी, तो मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था, उस ज़मीन के पीछे, कि ये हमारे आबा व अजदाद ने लोगों के लिए वक्फ किया है, ताकि लोग कब्रिस्तान में जा सके। मरने के बाद सभी को कब्र में जाना है। लेकिन इन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू करने जा रहे हैं। अभी पाइलिंग का काम कर रहा है। उसी बीच में ये कागज़ आया। तो अब ये बताइए कि जब कॉर्पोरेशन में एक बार ऑन रिकॉर्ड ये कब्रिस्तान की ज़मीन जब हो गई, और एक तो मजर, तो फिर ये कैसे चेंज हो सकता है? मेरा सवाल यही है। तो क्या आपने इस बेसिस पे कोई आरटीआई किया है कॉर्पोरेशन में? मैंने कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया है? कहा कि ये सिर्फ 4 दिन पहले अच्छा हमारे पास ये आया, ठीक है। मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे हैं। मैं ये कॉर्पोरेशन का ही सवाल उठा रहा हूँ कि ये कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में है। अगर रिकॉर्ड में था तो फिर ये कैसे बिकी ये ज़मीन, और कैसे वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट का कॉर्पोरेशन ने परमिशन दिया, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर लास्ट हफ्ते तक किसी भी तरह का हम लोग अगर नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो ये बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल में हम ले जाएंगे। आगे अल्लाह हमारी मदद करेगा, और मैं इसको सच्चे दिल से इसको लड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी मामला होता है ना, वो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का है। देखिए, जिसका हक बना ही इसीलिए, जिसका हक मिलना चाहिए था ना, जो हक के मुस्तहक हैं, वो नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए ना, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग रास्ते में भीख मांग रहे हैं। आपने एक सवाल मुझे किया कि 1200 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी आनी चाहिए थी, जो 130 करोड़ रुपया सी बात थी। आज आप बताएं कि 12,000 करोड़ रुपया अगर एक कम्युनिटी के पास अगर आएगा, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये वक़्फ़ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये भी दिया गया कि आपके घर पर अगर अगल बगल में कोई पड़ोस भी अगर है और उसके मुस्तहक हैं, तो आप उनकी भी मदद कीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं अक़लियत की बात करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और वक़्फ़ मुसलमान से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं उनसे बात करना, उस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ कि 12,000 करोड़ आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या मुसलमान जाहिल रह सकता है, बिना पढ़ा हुआ रह सकता है? क्या मुसलमान दर बदर किसी के यहाँ ठोकर खा सकता है? क्या हमारी माँ और बहनें रास्ता पर नकाब ओढ़कर जरूरतमंदों के पास ज़रूरत के लिए जाती है कि मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची की शादी है, वो जाते हैं कि मेरे शौहर हॉस्पिटल में एडमिट है, आप कुछ दवाई के लिए मेरी मदद कीजिए? क्या इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आ रहा है? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला के पास जाकर? अरे कमाने के लिए तो तुम्हें पूरी जहां मिली हुई है, तुम कमाओ ना। कौन तुम्हें मना किया है? ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे, और ये कब्रिस्तान तो एक मुद्दा है, एक जगह है। ऐसे से बहुत सारे जगह है जो हमारा है लेकिन हमें मिला नहीं। हमारा मतलब शमीम अख्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारे कौम के मुद्दे हैं। और जिनको भी ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनके कल्ब स्याह हो जाते हैं ये माल खाकर। आप वक़्फ़ में चले जाइए, आज यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा वक़्फ़ जायदाद कहीं है तो मगरबी बंगाल के अंदर में है। लेकिन हमारा आज हसर देखिए बंगाल में और कलकत्ते शहर में कि मुसलमान किस तरह है, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तालीम हमारे पास नहीं है, हमें नहीं किसी की ज़रूरत है। हमारा हक है, उसी से हमें सब कुछ मिल सकता है। कोई हमें भीख नहीं हम किसी से मांगना चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो भीख मांगने पर। इन लोगों को एहसास भी नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ गनी साहब को कि वो जज रह चुके हैं, जज के कुर्सी पर रह चुके हैं, इंसाफ देना उनका काम है। लेकिन गनी साहब, आपको भी खुदा के पास जाना है। मेरे ये 2 सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपने मुद्दे से हट जाऊंगा, इस मुद्दे से कि ये कब्रिस्तान होगा। और लोग मुझे लालच दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकर बात कर लीजिए। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं जब चाहूँ इसको पब्लिकली ला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि शमीम भाई, मेरे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा
शमीम भाई, उनके ये जुमले थे, मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूँ। माँ कसम यार, कलीम ग्रुप तो पागल हो गया होगा। मैंने कहा कि मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया है? उसने कहा कि आपने ये कहा है उनके द ब्लैक के बारे में। हमने कहा कि मैंने उनके बारे में नहीं कहा है, मैं उन लोगों के हक की आवाज़ को उठा रहा हूँ, उनके हक के आवाज़ को उठा रहा हूँ। वो जब वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे तो क्या उन्हें नहीं मालूम था कि कब्रिस्तान की ज़मीन है? उसके बाद वो कहे कि वो तो पागल हो जाएगा। हम बोला देखिए वो क्या होंगे नहीं होंगे उनका मामला है। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी से डर नहीं लगता समीर भाई? मैंने कहा है हमारे पास रिकॉर्ड है, मैंने कहा ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, ना मुझे मेरी ज़िंदगी कोई ले सकता है न दे सकता है। चंद तरह के लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, किससे पंगा ले लिया भाई से। अरे कौन से भाई हो, कैसे भाई हो भाई? तो मैं तो कहता हूँ मैं अकेला घूम रहा हूँ, मैं किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं। जब तक मेरी आवाज़ है मैं इस वक़्फ़ के मुद्दे को उठाता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, चाहे मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन रहूँ नहीं रहूँ। अल्लाह जब मुझे ताकत दिया है, मेरी बोलने की आवाज़ को बुलंद किया है, और अल्लाह ने मुझे ताकत दिया कि अपनी आवाज़ से मैं बोल सकता हूँ सामने वाले पर, और किसी के हक की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ तो मैं बुलंद करता हूँ। समीर भाई, और थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आप तो अगर हम आपकी बात को समझ सकें तो ये एक प्रॉपर्टी का मामला जो आप बोल रहे हैं, इसके अलावा जो जितनी प्रॉपर्टी, जितने आरटीआई आपने किए हैं मुद्दों पर, तो उस पर भी आगे जाइएगा। मैंने अभी आपको कहा कि मैं वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ता रहूँगा। मैंने अभी आपको कहा कि मैं चेयरमैन रहूँ ना रहूँ, लेकिन शमीम अख्तर जब तक ज़िंदा है और जब तक लड़ने की ताकत है, मैं कौम के हक की लड़ाई को उठाऊंगा। जो मुस्तहक हैं उस जायदाद का, जिन तक पहुंचनी चाहिए थी। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जिन्हें जानता नहीं हूं, बर्दवान से, मिदनापुर से, बांकुड़ा से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप दादा আপনি খুব ভালো কাজ করছেন, ভয় খাবেন না, আমরা সঙ্গে আছি। আমরা ভাই আমি কাউ থেকে ভয় খাই না, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছে তাকত, শক্তি দিয়েছে, আমি লড়বো। तो कहने का मतलब है कि हम ये लड़ाई को लड़ेंगे, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं, कभी मेरी आवाज़ बंद हो गई 39 दरगाह रोड के बारे में, तो मेरे गिरहबान पकड़ कर लाएंगे और पूछेंगे कि आपने हमसे ये कहा था, आज चुप क्यों हो गए। लेकिन जवाब गनी साहब को देना पड़ेगा, कारपोरेशन को देना पड़ेगा, उनके जवाब से मैं चुप हूँगा। मैं किसी के जवाब से चुप नहीं, और लिखित तौर पे देना होगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, या ये सही नहीं है। देखिए वक़्फ़ बच नहीं सकता है। अब जो वक़्फ़ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए वो बच नहीं सकते हैं, वो खुद ब खुद नंगा हो जाएंगे। कौम उन्हें नंगा करेगी कि जो उन्होंने गरीब का, मुस्तहक लोगों का माल खाया है, कभी अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। और अल्लाह ही ने मुझे आवाज़ दिया। क्या ये आप कहीं ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ? कहा कि राजनीतिक लाभ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जिस दिन बना था चेयरमैन, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लीडर, हमारे नेता, आप ऑन रिकॉर्ड देख लेंगे कि 23 दिसंबर के दिन जब मैंने रामलीला मैदान में माइनॉरिटी कन्वेंशन कराया था, तो हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वक़्फ़ के ऊपर में कहा था कि अगर वक़्फ़ की प्रॉपर्टी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगी तो आज कोई भी मुसलमान मिस्कीन नहीं रहेगा। तो जब मैं उस प्रोग्राम के बाद उनके ऑफिस में मिलने गए, तो हमको उन्होंने कहा कि तुम वक़्फ़ के ऊपर में काम करो और इसमें तुम आगे बढ़ो। तो ये तो है, मैं चंद दिनों के लिए हूँ, कल चेयरमैन नहीं रहूँगा, लेकिन मैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कौम के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। और ये लड़ाई मैंने शुरू की है और ये लड़ता रहूँगा, लड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं कौम के फायदे के लिए। अगर आपकी बातों को अगर समझ सके तो कौम के फायदे के लिए। शमीम भाई प्रश्न ये सवाल तो मैं आज सियासी पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए आप उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो हमारे कौम के लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे मिल्लत के लोगों को आगे आना चाहिए था, आगे आकर ये आवाज़ को उठानी चाहिए था। बताइए कितने लोग वक़्फ़ की आवाज़ को उठाते हैं, कितने लोग उठाते हैं? कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाते हैं। लेकिन उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डरा दिया जाता है, उन्हें धमका दिया जाता है। लेकिन मैं डरने और धमकने वालों में से नहीं हूँ। ये चीज़ मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूँ आज कि मैं डरने और धमकने वालों में से नहीं हूँ। फ़िरौन भी ख़त्म हुआ था, अगर वो अपने फ़िरौनियत पर आ गया तो फ़िरौन भी ख़त्म हो गया। अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है तो अच्छे काम करें आप,
मैं किसी पर्सनल एक आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में वो आ गए हैं, मतलब मैं उनके रास्ते में नहीं मैं आया। अगर आपको समझ सका हूँ, आप कोई व्यक्तिगत आक्रमण नहीं कर रहे हैं, किसी को हिट नहीं कर नहीं, रहे मुझे हैं, क्या जरूरत है? आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो मुझे प्रॉपर्टी है क्या वो सही जरूरत है? आदमी तक पहुंच रहा है, बेनिफिट, इसको लेके आप लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपकी बातों को बिल्कुल समझ रहा हूँ। बिल्कुल, ये एकदम 100% है, आपने सही बात कही है कि मुझे क्या किसी से मतलब है, पर्सनल मामलों से मुझे क्या लेना देना किसी से। लेकिन अब जो जहां नाजायज किया है वहां पर कोई भी होगा तो उसका तो गिरेबान पकड़ना पड़ेगा मुझे, कौम तो पकड़ेगी उनका गिरेबान। तो शमीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न बहुत सारे थे, लेकिन आज ये मुद्दा जो आपने उठाया है, बस इसी मुद्दे तक हम रखते हैं आज के इंटरव्यू को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। हमारे साथ बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये आने वाला कल बताएगा। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।